यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 66। टीना को प्राचीन चीजों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो गार्ड की आवाज में कह सकती थी कि वो मुसीबत में है। ब्लू एंड व्हाइट क्या है? टीना हैरान चेहरे के साथ पूछा। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये बहुत महंगा है? टीना के शब्दों ने बड़ा हंसी का माहौल बना दिया। सभी दर्शक हंसने लगे और बड़बड़ाने लगे। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। महंगा? ये तो एंटीक है। भले ही सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना पीरियड के हों, फिर भी हर एक की कीमत $20,000 से ज्यादा होगी। और दोस्तों, तुम सही कह रहे हो। अगर ये सेट या लाइन में हो तो उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। वो तो बेवकूफ है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ यहाँ शर्मिंदा करने आए हैं। बहुत मजेदार था। वो सिर से पैर तक एक आम व्यक्ति जैसी लग रही है। मुझे लगता है कि वो सबसे अमीर और सबसे अमीर है। उसमें कोई संस्कृति ही नहीं है। दर्शकों की बड़बड़ाहट ने टीना को और घबरा दिया। उसने वेटर के सामने अपना घमंड खो दिया और उसके चेहरे पर डर छा गया। ये तो सिर्फ 2 प्लेटें हैं, टीना बोली। मैं तुम्हें दे दूंगी। टीना मरीजों को आवाज की ध्वनि बता सकती थी। ये कुछ 100 से ज्यादा था, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी कि ऐसा न हो। कुछ 100? वेटर हंसा। क्या तुमने सुना नहीं जो कहा जा रहा है? ये प्लेटें रिपब्लिक ऑफ चाइना पीरियड की जिंगदेजेन पोर्सेलिन है। हमारे मालिक ने इन्हें एक कलेक्टर से $50,000 में खरीदा था। तुम सिर्फ कुछ 100 देकर सेटल करना चाहती हो? टीना कीमत सुनकर स्तब्ध रह गई। वेटर ने डरते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम सच में 2 सेट के लिए $50,000 देना चाहती हो? टीना को अब लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। पहले उसने $58,000 की परफ्यूम बोतल तोड़ी, फिर 2 प्लेटें जो $50,000 की थीं। कुल मिलाकर एक दिन में वो $1,00,000 का नुकसान कर चुकी थी। कम पैसे में सेटल हो जाएगा, टीना ने मास्क लगाए चेहरे के साथ कहा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वेटर ने कहा। क्या तुम नहीं कह रही थी कि हम सस्ते हैं? अगर तुम अमीर हो तो टूटी प्लेट का भुगतान क्यों नहीं कर सकती? टीना अब वेटर के सामने लगातार बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे पता था कि वो पहली बार गलती कर चुकी है। उसके पति की और टिप्पणियां लोगों को उसके साथ सख्ती करने का और कारण दे रही थी। उसे सबसे ज्यादा डर ये था कि उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास सिर्फ $20,000 थे, जो सिर्फ आधे खर्च के लिए काफी थे। उसे नहीं पता था कि अगर वो प्लेट का नुकसान नहीं चुका पाए तो वे क्या करेंगे। ये सोचकर टीना ने तुरंत चैट को फोन किया। इस वक्त वो सिर्फ चैट पर ही भरोसा कर सकती थी। ओशन सिटी में चैट ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे वो जानती थी। सॉरी, आपका नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया मैसेज छोड़िए। कॉल वॉइसमेल पर चली गई। टीना का चेहरा जम गया। अभी फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? टीना ने फिर नंबर डायल किया। कॉल अभी भी नहीं लगी। अरे, क्या तुम भुगतान करना चाहती हो? अगर तुम ध्यान नहीं दे रही हो तो कृपया मैं पुलिस बुला लूं। वेटर ने टीना पर चार्ज किया। वो अपना मोबाइल निकालने लगा। टीना मौत से डर गई। अगर वो अभी भी चैट को नहीं पकड़ पाए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया है, उसके पास पैसा है। टीना इतनी घबरा गई थी कि रोने वाली थी। उसने अपने दोस्तों को भी 2 कॉल किए, लेकिन किसी ने भी उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद नहीं की। टीना हताश हो गई। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वेटर ने टीना को रोते देखा और आह भरी। वो टीना को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन अगर वो प्लेट का भुगतान नहीं कर पाए तो प्रोवाइडर खुद मुसीबत में पड़ जाएगा। प्रोवाइडर के मन में एक आइडिया आया। उसने टीना को ऑर्डर किया और बोला, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना?
टीना ने सिर हिलाया, सोचते हुए कि शायद वेटर थोड़ा दयालु हो जाएगा। उसने कहा, नहीं कृपया, मैं विनती करती हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं ऐसा पैसा कमाना नहीं चाहती। अधीर वेटर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? इसका क्या मतलब है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वहां बैठे उस आदमी से मांग लो। तुम उसे जानती हो ना, वो शायद तुम्हारी मदद कर दे। हालांकि वो लो प्रोफाइल है, लेकिन वो सच में अमीर आदमी लगता है। वेटर की सलाह ने टीना को एक रास्ता दिखाया। उसने उम्मीद भरी नजरों से राहुल की तरफ देखा, लेकिन जल्दी ही वो झिझक गई। टीना राहुल के प्रति बहुत बुरी थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि राहुल इस बार उसकी मदद करेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती, टीना बोली। वेटर ने उसकी बात काटी। तो तुम भुगतान नहीं करना चाहती? तो मैं सॉरी कहता हूँ, मुझे पुलिस बुलानी होगी। वो नंबर डायल करने लगा। रुको, टीना ने राहुल की तरफ देखा। मैं जाऊंगी। टीना अनमने ढंग से राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल खाना खा रहा था। टीना के प्लेट गिराने के बाद उसने एक और प्लेट ऑर्डर कर ली थी। राहुल को टीना को आते देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हाँ राहुल, मैं सॉरी हूँ, बस तुमसे मजाक कर रही थी। टीना ने मुस्कान निकालकर माफी मांगी। मुझे उम्मीद है कि तुम गुस्सा नहीं हो। राहुल ने उसे भौहें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए देखा। उसने टीना से कहा, अगर मैं तुम्हें बार बार बेवकूफ और कमीनी कहूं और सबके सामने तुम्हें धोखा दूं, तो देखो कि तुम गुस्सा करती हो या नहीं। टीना राहुल के शब्दों से लाल हो गई। उसे पता था कि राहुल इतनी जल्दी पुरानी शिकायत नहीं भूलेगा। आज टीना को राहुल के सामने झुकना ही पड़ा, भले ही राहुल ने उसकी पूरी फैमिली को गाली दी हो। टीना सहमति में मुस्कुराए और बोली, राहुल, ऐसी बातें मत करो, वो सब बीती बात है। असल में मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए छोड़ा था? तुम काफी मेहनती हो और मैंने सोचा कि तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, अगर वो सब न हुआ होता तो क्या तुम ग्रैंड क्रीक रेस्टोरेंट ओशन सिटी के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में से एक है। टीना के शब्दों ने राहुल को बीमार कर दिया। उसे ऐसी बातें कहने में शर्म नहीं आ रही थी। राहुल मुस्कुराया और टीना को देखा। टीना, तुम पहली हो जिसे मैं जानता हूं कि इतनी स्पष्ट बुरी सोच को शानदार शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। राहुल के शब्दों ने टीना को और नाराज कर दिया। अगर वो राहुल से पैसा लेने की कोशिश न कर रही होती तो वो उसे नर्क दिखा देती। टीना की जुबान काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो और ज्यादा परेशान हो गई। उसके आंसू फिर बहने लगे। वो रोते हुए बोली, हाँ, ये सब मेरी गलती है, मैं सॉरी हूँ, मैं घमंडी थी। क्या तुम संतुष्ट हो? लगता था कि टीना आखिरकार समस्या समझ गई। टीना का एक्ट राहुल को प्रभावित कर रहा था। टीना आगे बोली, लेकिन मैं आज सच में मुसीबत में हूँ। मैंने जो प्लेट तोड़ी वो $50,000 की है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। चैट का फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारे पास सच में कोई चारा नहीं है, लेकिन तुम। चैप्टर 67। बहुत पहले कृपया मेरी मदद करो, वरना वेटर को पुलिस बुलाने दो, टीना ने फिर जोर से चिल्लाया। राहुल ने उस पर दया नहीं करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो अभी उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहता था। राहुल की अनिच्छा देखकर टीना आगे बोली, राहुल, मैं वादा करती हूँ कि मैं बदल जाऊंगी। कृपया मेरी मदद करो, मैं वो करूंगी जो तुम कहोगे। वो और जोर से रोने लगी। राहुल ने टीना को देखा और उसे उस पर दया आई। राहुल को यकीन नहीं था कि टीना ने सच में अपनी गलतियां मानी है या नहीं, लेकिन वो यकीन से कह सकता था कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो टीना बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। एक पल सोचने के बाद राहुल ने आह भरी और बोला, अच्छा, मैं इस बार तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं चाहता हूं कि तुम आगे से बेहतर इंसान बनो। राहुल के शब्द सुनकर टीना रो पड़ी। वो बच गई। राहुल, प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया, अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ये शब्द कहकर टीना राहुल के पास आए और अपने शरीर से उसे छूने लगी। राहुल टीना के इस एक्शन पर यकीन नहीं कर पाया। टीना ने पहले कभी राहुल के आगे इतना आगे नहीं बढ़ाया था, भले ही वे डेटिंग कर रहे हो। टीना ने राहुल को कभी अपने हाथ लगाने नहीं दिया था। राहुल को टीना का ये व्यवहार बहुत बेतुका लगा। जब टीना खुश हो रही थी, राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, 1 मिनट रुको। राहुल ने टीना को धक्का दिया।
मुझे एक बात साफ करनी है। टीना हैरान रह गई। वो जल्दी से मुस्कुराए और दोनों हाथों से राहुल को दूर किया। क्या हम यहाँ से बाहर निकलने तक इंतजार कर सकते हैं? टीना को लगा कि राहुल अभी भी उसे पसंद करता है, इसलिए वो बहुत आकर्षक ढंग से व्यवहार कर रही थी। उसके मन में था कि जैसे ही राहुल मान जाएगा, उसके साथ एक रात बिताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो भोली थी। राहुल ने गंभीरता से कहा, मैं आज तुम्हारे लिए टूटी प्लेट का भुगतान कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रहा हूं। तुम्हें अपनी गलती का भुगतान खुद करना होगा। मैं मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम दोनों बकेए से हैं। इसलिए मैं तुम्हें $50,000 उधार दे रहा हूं, लेकिन आखिर में तुम्हें मुझे वापस करना होगा। यह सुनकर टीना स्तब्ध रह गई। तुम मुझे उधार दोगे? टीना का चेहरा उतर गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस लौटाऊं? टीना ने पूछा। बिल्कुल। क्या उधार लिया पैसा वापस नहीं करना चाहिए? राहुल मुस्कुराते हुए बोला। तुम मुझे ब्याज के साथ लौटाओगी? उसकी बात सुनकर टीना ने दांत पीस लिए और मन ही मन राहुल को 100 बार गाली दी। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखने लगी। टीना का चेहरा देखकर राहुल मुस्कुराया और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे वापस नहीं करना चाहती? तो भूल जाओ, तुम खुद इंतजाम कर लो, मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल ने टीना को अनदेखा कर दिया। इस वक्त टीना को मनी लेंडर से भी उधार लेने में कोई परवाह नहीं थी, राहुल से तो बिल्कुल नहीं। टीना मुस्कुराए और बोली, नहीं, कोई समस्या नहीं। डील। राहुल ने सिर हिलाया और किसी से कागज और पेन मंगवाया। उसने टीना से IOU साइन करवाया और खुद भी साइन किया। उसने IOU रखा और वेटर से कहा कि वो 2 टूटी प्लेटों का पैसा उसके चेक से काट ले। टीना को आखिरकार राहत मिली। उसने चुपके से राहुल को देखा और उसे और ज्यादा नफरत करने लगी। वो सोच रही थी, क्या बेवकूफ है, अमीर हो गया है तो भी मदद नहीं करता। क्या तुम सच में सोचते हो कि कागज मुझे चार्ज कर देगा? मैं कभी तुम्हें वापस नहीं करूंगी। लेकिन राहुल बहुत शांत दिख रहा था। उसे टीना के मन में क्या चल रहा है, ये देखने की भी जरूरत नहीं थी। राहुल को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि टीना अपना वादा तोड़ देगी। एरिक नॉर्मन के बेटे के रूप में राहुल को यकीन था कि टीना उसे धोखा नहीं दे पाएगी। टीना की मदद करके राहुल उनके बीच का रिश्ता तोड़ना चाहता था। अब से उसका टीना से कोई लेना देना नहीं रहा। राहुल, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? अचानक टीना ने पूछा और राहुल को उसके विचारों से बाहर निकाला। राहुल ने भौहें सिकोड़ी। तुम क्यों पूछ रही हो? टीना हंसी और बोली कि वो बस उत्सुक थी। राहुल ने जवाब दिया, मेरा पापा अमीर है। क्या तुम्हारा सवाल जवाब हो गया? राहुल ने सच बताया, लेकिन टीना को इस पर यकीन नहीं था। उसने चुपके से राहुल को देखा और मन ही मन कहा, बेवकूफ, क्या तुम खुद को अमीर राजा समझते हो? लेकिन टीना फिर भी मुस्कुराए और बोली, बस मजाक कर रही थी। राहुल, तुम यहाँ खाना खा सकते हो, तो मुझे लगता है कि तुमने अचानक बहुत सारा पैसा कमा लिया, है ना? क्या तुमने लॉटरी जीती? कितना जीता? साफ था कि टीना राहुल पर यकीन नहीं कर रही थी। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कोई भी बात तुम्हारी नजर से बच नहीं सकती। मैंने लॉटरी जीती, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख से थोड़ा ज्यादा। सच में? टीना राहुल के कबूलनामे से स्तब्ध रह गई। उसे जलन हो रही थी। टीना राहुल से मौत की नफरत करती थी। लॉटरी जीतने की बात सुनकर टीना को बहुत बुरा लग रहा था। उसे राहुल से और ज्यादा नफरत हो गई। वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है कि सिर्फ 1 लाख जीता? वेटर ने अभी कहा था कि राहुल ने $1 लाख ट्रांसफर किए थे। खाने और टूटी प्लेटों के पैसे के बाद भी राहुल के पास पैसा बचा हुआ है। टीना राहुल के पास पैसा होने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने प्लान बना लिया। टीना मुस्कुराए और राहुल से बोली, राहुल, तुम अभी भी मेरे प्रति अच्छे हो। चैट के विपरीत, वो कहता था कि वो मुझे यहाँ खाने ले जाएगा, लेकिन वो मुझसे पीछे हट गया। देखो, ओशन सिटी आने का मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं ग्रैंड ब्रुक रेस्टोरेंट में खाऊं। लगता है मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा। टीना ने राहुल को इशारा किया और वो अच्छी तरह जानती थी कि राहुल को उसे पहले खाना खिलाना चाहिए था जैसे ही वो ये कहेगी। लेकिन इस बार राहुल लालच में नहीं आया। टीना अधीर हो गई। राहुल, क्यों न तुम मुझे खाना खिलाओ? तुम सच में अमीर हो।
तुम यहाँ खाने के लिए 40 और 4 साल इंतजार कर सकते हो। एक और व्यक्ति जोड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? टीना की इज्जत कहाँ गई? वो अब राहुल को नहीं चाहती थी। राहुल ने सिर उठाया और टीना को देखा। वो हंस नहीं पाया। क्या तुम सच में खाना चाहती हो? राहुल ने पूछा। टीना ने सिर हिलाया। राहुल मुस्कुराया और बोला, ओह बहुत अच्छा, जब तक मैं खाना खत्म कर लूं, तुम जो बचा है वो खा लेना। टीना राहुल के अपमान से लाल हो गई। उसकी मुस्कान से वो और ज्यादा नाराज हो गई। बैठ जाओ, मुझे पहले बाथरूम जाना है। राहुल उठा और चला गया। राहुल की पीठ देखकर टीना ने होंठ कसकर दबाए और धीमी आवाज में राहुल को गाली दी। इतने में टीना को अचानक राहुल की सीट के पास एक बैग दिखाई दिया। बैग खुला हुआ था। टीना को हैरानी हुई जब उसने देखा कि राहुल ने बैग में 2 बोतल चैनल परफ्यूम रखी है। हर एक की कीमत $58,000 थी। ये देखकर टीना के मन में एक आइडिया आया और उसके चेहरे पर एक सोचा हुआ मुस्कान आ गई। चैप्टर 68। टीना ने उसके पास जाकर एक बॉक्स परफ्यूम निकाला। $58,000 वाली महकती परफ्यूम देखकर टीना के मन में फिर से जलन भर गई। वो सोच रही थी, काश ये मेरी होती। टीना ने चारों तरफ देखा। सब अपने काम में व्यस्त थे और किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो घबरा गई। $38 के लिए टीना ने बके यूनिवर्सिटी के पास वाली स्ट्रीट मार्केट से खरीदी हुई एक परफ्यूम बोतल निकाली। दोनों परफ्यूम बोतलें एक ही साइज की थीं, लेकिन टीना की बोतल आधी इस्तेमाल हुई थी और राहुल की बोतल से सस्ती लग रही थी। टीना ने बाथरूम की तरफ सिर घुमाया। राहुल अभी तक बाहर नहीं निकला था। उसने दांत पीस लिए। टीना ने चैनल की परफ्यूम बोतल को बॉक्स से निकाला और अपनी परफ्यूम उसमें डाल दी। फिर उसने सावधानी से बॉक्स को राहुल के बैकपैक में वापस रख दिया। टीना को अपनी की हुई हरकत की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन राहुल अभी तक वापस नहीं आया था। वो उठ खड़ी हुई। जाने से पहले टीना ने फोन उठाया और राहुल के बैठे हुए कई फोटो खींच ली। फिर उसने अपना मोमेंट अपडेट किया। ग्रैंड ब्रुक का खाना बहुत अच्छा है। शायद महंगा है, लेकिन स्वाद अच्छा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद टीना तेजी से चली गई। थोड़ी देर बाद राहुल बाथरूम से वापस आया। उसे टेबल पर कोई नहीं बैठा दिखा, लेकिन वो शक नहीं कर रहा था। उसने खुद से अजीब ढंग से बड़बड़ाया। उसने कहा था कि वो यहाँ खाना खाना चाहती है। फिर वो कहाँ चली गई? राहुल ने अपने बैकपैक को देखा और उलझन में पड़ गया। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। वो चार्ल्स का था। राहुल हैरान रह गया। चार्ल्स ने कई दिनों से उससे संपर्क नहीं किया था। उसने फोन उठाया और चार्ल्स से मजाक करने वाला था, लेकिन चार्ल्स बहुत घबराया हुआ लग रहा था। राहुल, तुम कहाँ हो? जोआना मुसीबत में है। राहुल ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया और घबराकर पूछा, क्या हुआ? वो ठीक तो है। वो आखिरी बार कब दिखी थी? वो हॉस्पिटल में है। चार्ल्स चिंतित लग रहा था। उसने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था, इसलिए उसने तुम्हें मैसेज छोड़ा। वो उसका पापा है। उन्हें बड़ी मुसीबत हो गई है। जोआना बहुत परेशानी में पड़कर बीमार हो गई। राहुल ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ। राहुल जोआना को हमेशा अपने दोस्त की तरह देखता था। वो जोआना की मुसीबत में पूरी मदद करने को तैयार था। चार्ल्स ने गहरी सांस ली और सच बताया। जोआना के पापा बके में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के मशहूर डॉक्टर थे। 40 दिन पहले एक अमीर लड़के ने जोआना के पापा से अपना जननांग संबंधी समस्या ठीक करवाने को कहा, लेकिन जोआना के पापा द्वारा दी गई दवा बहुत मजबूत थी। इसलिए खुद अमीर लड़का एक पार्टी में नाराज हो गया। अमीर लड़का इसे अपमान समझता था, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने जोआना के पापा पर सब दोष डाला और उनके क्लिनिक को नष्ट करने की धमकी दी। अमीर लड़के के कुछ कनेक्शन थे, जिनकी वजह से मिचेल फैमिली का काम करना मुश्किल हो गया। जोआना के पापा को पुलिस जांच के लिए ले जाया गया। जोआना के पापा के गिरफ्तार होने के बाद जोआना बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई। चार्ल्स ने आह भरी। राहुल, क्या तुम्हें याद है कि जोआना पहले कितनी परेशान लग रही थी? वो अपने पापा की चिंता कर रही थी, लेकिन उसने हमें कभी नहीं बताया। चार्ल्स की बातें सुनकर राहुल को याद आया। उसे याद था कि जोआना बहुत व्यस्त लग रही थी और राहुल ने उससे पूछने की कोशिश की थी कि क्या समस्या है, लेकिन जोआना ने जवाब नहीं दिया।
उसका परिवार मुसीबत में था, लेकिन जोआना सामान्य दिखने का नाटक कर रही थी। ठीक है, मैं देखता हूँ, राहुल ने जवाब दिया और कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। वो बेहतर तो है ना? उसने कैंपस में कॉल किया और बेहोश हो गई। हम उसे सीधे हॉस्पिटल ले गए, चार्ल्स ने कहा। अच्छा, ध्यान रखना, राहुल ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि जोआना के परिवार में कौन से व्यक्ति मुसीबत में है? चार्ल्स हैरान रह गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? थोड़ी देर बाद चार्ल्स ने जवाब दिया, शायद ज्यूक्सिंग ग्रुप के सीईओ का बेटा। सुना है कि वो बहुत बड़ी कंपनी है। राहुल ने जवाब दिया। ठीक है, पता चल गया। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। जब वो होश में आए तो उसे बता देना कि चिंता न करे। चार्ल्स को यकीन नहीं था। उसे नहीं लगा कि राहुल मदद कर पाएगा। उसने राहुल को इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो चाहता था कि वो जोआना से मिलने आए। वे सब दोस्त थे। अगर राहुल हॉस्पिटल में जोआना से मिलने ना आए तो जोआना को बुरा लगेगा। राहुल ने कॉल काट दिया। उसने सोचा, फिर अपना बैग पैक किया। खाने का बिल चुकाने के बाद राहुल अपना बैग लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। राहुल ने रास्ते में मैगी को कॉल किया। राहुल, क्या हुआ? मैगी ने फोन उठाया और शांत स्वर में पूछा, खाना पसंद आया? राहुल ने हामी भरी और सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बोलो, मैगी ने बिना हिचकिचाहट के कहा। क्या तुम ज्यूक्सिंग ग्रुप को जानती हो? राहुल ने पूछा। मैगी ने कहा, ये बकेए की मशहूर कंपनी है। असल में हमारे साथ उनका एक प्रोजेक्ट एसोसिएशन भी है। समस्या क्या है? राहुल ने जवाब दिया, मेरी एक दोस्त का परिवार मुसीबत में है। उसका पापा डॉक्टर है। ज्यूक्सिंग ग्रुप के सीईओ के बेटे ने उसके पापा से अपनी समस्या ठीक करवाई, लेकिन दवा बहुत मजबूत थी, इसलिए अमीर लड़का नाराज हो गया। अब वो मेरी दोस्त के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ये सुनकर मैगी ने कहा, जैसा सब जानते हैं मिस्टर राहुल, चिंता मत करो, मैं ज्यूक्सिंग ग्रुप के सीईओ जोआन डॉट से बात कर लूंगी। अगर वो तुम्हारी दोस्त के परिवार को छूने की हिम्मत करता है तो मैं कल तक ज्यूक्सिंग ग्रुप को बकेए से गायब कर दूंगी। मैगी का जवाब बहुत अच्छा था। वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ती थी। राहुल ने मैगी पर भरोसा किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैगी। वैसे क्या तुम मेरे लिए कल सुबह बकेए का टिकट बुक कर सकती हो? मैं वापस आना चाहता हूँ। मैगी ने आसानी से हामी भरी। राहुल ने उसे शुक्रिया कहा और फोन काट दिया। मैगी ने तुरंत जोआन डॉट को कॉल नहीं किया। फोन पर राहुल से बात करते हुए वो हंस पड़ी। मैगी, मिसेस हिल नहीं? हाँ, क्या हुआ मिस हिल? मिस्टर पाकर मैगी के साथ थे और वो उसकी हंसी से उलझन में पड़ गए। मैगी ने जल्दी से अपना सख्त चेहरा वापस कर लिया और मिस्टर पाकर की तरफ देखा। ओह, कुछ नहीं, मैगी ने कहा। वैसे मिस्टर राहुल के लिए कल सुबह 4:40 बजे बकेए का टिकट बुक कर दो। मिस्टर पाकर ने सिर हिलाया और टिकट प्रोसेस करने चले गए। मैगी ने एक पल सोचा और अपना फोन निकाला। उसने कॉल लिस्ट में देखा और डायल किया। कुछ देर बाद एक आदमी ने फोन उठाया। वो लगातार लग रहा था। मिस हिल, मैं सच में सॉरी हूँ। मैं मीटिंग में था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो आदमी जोआन डॉट था, ज्यूक्सिंग ग्रुप का सीईओ। मैगी ने अनमने ढंग से जवाब दिया, मिस्टर डॉट, आप कितने अच्छे पिता हैं। क्या आपको अपने बेटे की हाल की जिंदगी का पता है? मैगी के शब्दों ने जोआन के दिल को लगभग धड़का दिया। उसने जल्दी से पूछा, क्या बेटे ने क्या गड़बड़ कर दी? बस शांत रहो, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मैगी मुस्कुराए और बोली, ये सबसे अच्छा है। सच बताऊं तो अभी बकेए में एक नॉर्मन है। वो एरिक नॉर्मन के सबसे बड़े बेटे हैं। अब आपके बेटे ने उनके एक दोस्त से गड़बड़ कर दी है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके बेटे के व्यवहार के बारे में सूचित करने को कहा। नॉर्मन फैमिली और जोआन को उन्हें संभालना होगा। एरिक नॉर्मन के बेटे को अकेला छोड़कर 404। जोआन नॉर्मन फैमिली की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। जोआन जैसे लोगों के लिए नॉर्मन फैमिली की पावर का ऊंचा स्तर बहुत बड़ा था। लेकिन जोआन का बेटा एरिक नॉर्मन के बेटे को भड़का रहा था, जो जोआन और उसके परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। जोआन को अच्छी तरह पता था कि अगर वो इस घटना को अच्छे से नहीं संभाल पाया तो न सिर्फ वो नॉर्मन फैमिली के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाएगा, बल्कि उसका अपना परिवार भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा।
कोई चिंता मत कीजिए, आप यकीन रखें, मैं आज आपको संतोषजनक जवाब दे दूंगा, जोआन ने कहा। जोआन ने अपनी मीटिंग जारी रखने का मन नहीं किया। वो तेजी से अपने ऑफिस में वापस गया और सपने में चिल्लाने लगा। अगले दिन सुबह जल्दी राहुल प्लेन पर सवार हो गया। वो 1 घंटे से भी कम समय में बकेय पहुंच गया। राहुल मैगी द्वारा व्यवस्थित कार में बैठा और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। चार्ल्स हॉस्पिटल के सामने राहुल का इंतजार कर रहा था। राहुल और चार्ल्स हॉस्पिटल में घुसने वाले थे कि चार्ल्स ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। चैप्टर 69। इले को देखो, वो चार्ल्स और एक और लड़के को पकड़े हुए है। तुम यहाँ क्यों आए? चार्ल्स ने पूछा। उसने चार्ल्स पर नजर डाली और फिर राहुल की तरफ देखा। वो गुस्से से बोली, क्या समस्या है? जोआना मेरी दोस्त है, जाहिर है तुम्हें उसे हॉस्पिटल में देखना चाहिए। चार्ल्स ने कुछ नहीं कहा। उसने इले द्वारा लाए गए लड़के को देखा। उसे देखा। इले हंस नहीं पाए और बोली, चार्ल्स, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड कार्ली है। कार्ल, ये चार्ल्स वॉकर है, तुम्हारे भविष्य के ससुर। चार्ल्स मेरा छोटा चचेरा भाई है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। इले लड़के को लाडले बच्चे की तरह देखकर मुस्कुराते हुए बोली। कार्ल खुद से मुस्कुराया और नम्रता से बोला, बिल्कुल, तुम्हारा चचेरा भाई मेरा चचेरा भाई है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो समय निकालकर मिलते हैं। कार्ल सीधे और नम्रता से बोल रहा था। इले बहुत खुश थी। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्ल ने भी राहुल को देखा। उसने इले के शब्दों का मतलब समझा और पूछा, इले, ये कौन है? इले घमंड से मुस्कुराए और बोली, ये सिर्फ एक जोकर है, तुम्हें इसे जानने की जरूरत नहीं। मेरा मूड अच्छा है और मैं इससे बात नहीं करना चाहती। चलो अंदर चलते हैं। वो कार्ल के साथ हॉस्पिटल के अंदर चली गई। चार्ल्स ने उदास इले को देखा। उसने राहुल के कंधे पर थपकी दी और बोला, छोड़ दो, तुम जानते हो वो क्या है। चलो अंदर चलते हैं, उसे अनदेखा कर दो। राहुल को भी इले की कोई परवाह नहीं थी। उसने जवाब दिया और चार्ल्स के पीछे पीछे चला गया। हॉस्पिटल के कमरे में जोआना और उसके कुछ दोस्त और परिवार वाले थे। वे जोआना को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जोआना ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया, लेकिन इसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी, जोआना, मैं आ गया। जब इले ने देखा कि जोआना सूखी हुई हालत में है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फैले हाथों के साथ उसके पास आए। जोआना इले को देखकर हैरान रह गई, लेकिन जब उसने उसे रोते देखा, तो जोआना खुद रोना रोक नहीं पाई। दोनों काफी देर तक रोते रहे। आखिरकार जोआना की एक आंटी ने उन्हें अलग किया। ये सब मेरी गलती है जोआना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हो रहा है। मुझे नहीं, इले ने अफसोस जताते हुए कहा। जोआना ने उसकी बात काटी। ठीक है, खुद को ज्यादा दोष मत दो इले, मैं सच में खुश हूं कि तुम मुझे देखने आए हो। जोआना के परिवार वाले खुश थे कि उनके पास अच्छे दोस्त हैं, और वे ये भी सोच रहे थे कि ज्यादातर लोग उदार और लचीले होते हैं। एक अच्छी दोस्त के रूप में जब जोआना को सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत थी, तब तुम आई। इले बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पता है कि वो जोआना की सबसे अच्छी दोस्त रही है कई सालों से, बहुत बढ़िया लड़की। इले को सारी तारीफों से गर्व हो रहा था। उसने कार्ल को खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, जोआना, मुझे पेश करने दो। ये कार्ली है, मेरा डार्लिंग। उसका परिवार बिजनेस में है। कार्ल लंबा और अच्छा दिखने वाला था। वैसे इले ने मिलेट पेश किया। जोआना के परिवार वालों ने सबको हैरान कर दिया। कार्ल मुस्कुराया और जो फल का बास्केट लाया था वो आगे बढ़ाया। जोआना से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने इले से तुम्हारे बारे में सुना है। आज आखिरकार आमने सामने मिल गए। ये छोटा सा गिफ्ट है। उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जोआना मुस्कुराए और अपने परिवार में से किसी को फल उठाने को कहा। जोआना के परिवार वालों ने उत्सुकता से पूछा, ये किस तरह के फल हैं? ये अजीब लग रहे हैं, लेकिन खुशबू कमाल की है। सवाल सुनकर इले उत्साहित हो गई। वो जल्दी से बोली, आंटी, आप नहीं जानती, ये साउथ अमेरिकन फल है। ये बहुत दुर्लभ और स्वादिष्ट है और इसमें बहुत पोषण है। ये जोआना को जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। ओह, ये तो बहुत महंगा होगा। उसने फल को हैरानी से देखा। ये सुनकर इले और कार्ल ने एक दूसरे को देखकर शांत मुस्कान दी। कार्ल ने कहा,
बहुत महंगा नहीं है। ये सिर्फ $400 प्रति पाउंड है। 4 या 5 पाउंड सिर्फ। मैंने अपने दोस्त से विदेश से मंगवाए हैं। अभी भी बहुत ताजे हैं। काल फल की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था ताकि अपनी अमीरी और ताकत दिखा सके। 400 पाउंड का फल महंगा नहीं है, ये कहना जाहिर है झूठ था। इले ने हालांकि कहा था कि काल का परिवार बिजनेस चलाता है। जोआना के परिवार वाले काल ली और उसके परिवार से प्रभावित हो गए। उनमें से किसी को भी काल जैसा कोई नहीं पता था, इसलिए वे सब मान रहे थे कि काल एलीट है। इले के बॉयफ्रेंड को देखो, वो सच में स्पेशल है। इतनी छोटी उम्र में इतना उदार। मुझे नहीं पता था कि 400 पाउंड का फल कितना स्वादिष्ट होता है। युवा और होनहार, इले ने बहुत अच्छा चुनाव किया। मुझे बहुत खुशी है कि जोआना को काल जैसा बेटा मिल सकता है। वो हैंडसम, सम्मानजनक है और एक अमीर पिता है। बढ़िया। इले को सारी तारीफों से गर्व हो रहा था। उसे लगा जैसे वो स्वर्ग में है। उसने सिर घुमाया और अनायास राहुल और चार्ल्स को बाहर से अंदर आते देखा। इले ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, सब जोआना पर निर्भर है। आंटी और अंकल, कृपया जोआना की मदद करो। अगर जोआना किसी डरे हुए लूजर के साथ खत्म हो गई तो ये जिंदगी का दुख होगा। इले के शब्दों ने जोआना के परिवार को हैरान कर दिया, लेकिन जब उन्होंने राहुल को अंदर आते देखा तो उन्हें कुछ समझ आ गया। सबने राहुल की तरफ देखा और बड़बड़ाने लगे, बिल्कुल नहीं। क्या इले का मतलब है कि ये जोआना का बॉयफ्रेंड है? देखो उसको, कपड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ी जैसा लग रहा है। मरीज को खाली हाथ देखो, कोई तरीका नहीं। तुम्हें जोआना और जेबुलोन से इस बारे में बात करनी चाहिए। जोआना के परिवार वालों को पता था कि राहुल कौन है। उन्होंने कुछ दिन पहले चार्ल्स के साथ जोआना को हॉस्पिटल में भर्ती कराते समय मुलाकात की थी। वे मान रहे थे कि काल राहुल से बेहतर है। चैप्टर 70। जोआना ने राहुल को देखा तो वो इतनी खुश हुई कि उठकर बैठना चाहती थी, अपने परिवार वालों की नाराजगी की परवाह किए बिना। जोआना कमरे में घुसते ही बैठने में कामयाब हुई थी, इसलिए जोआना की नजरों में राहुल 404 से ज्यादा महत्वपूर्ण था। राहुल तेजी से आगे बढ़ा और जोआना को सहारा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, जोआना, तुम ठीक तो हो? मैं सॉरी हूँ। जब ये सब हुआ तो मैं बके में नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है। जोआना मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, तुम्हें पहले अपना काम संभालना चाहिए। अगर तुम व्यस्त हो तो जल्दी आने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए वापस आना था। जैसे ही मुझे चार्ल्स से पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं सबसे पहले प्लेन पर चढ़ गया। अब तुम कैसी हो? राहुल को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं सॉरी हूँ। मैं प्लेन उतरते ही यहाँ आ गया। मैंने तो कुछ लाने की भी सोची नहीं। राहुल सिर्फ इतना सोच रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उसे सहानुभूति का गिफ्ट लाने की बिल्कुल याद नहीं रही। अगर उसे याद होता तो मैगी उसके लिए गिफ्ट का इंतजाम कर देती। जोआना को कोई परवाह नहीं थी। वो मुस्कुराए और बोली, तुम यहाँ आए हो, बस यही काफी है। तुम्हें देखकर मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। जोआना की बातें सुनकर राहुल को गर्माहट महसूस हुई, लेकिन और ज्यादा उलझन भी हुई। हालांकि वे एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे, लेकिन जोआना राहुल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, जो राहुल के दिल को छू जाता था। लेकिन जोआना के शब्दों ने इले को जलन दिला दी। इले ने जोआना को माफ किया और महंगे गिफ्ट के साथ हॉस्पिटल में उसे देखने आई थी, लेकिन जोआना कह रही थी कि राहुल को देखकर उसे बेहतर महसूस हो रहा है। उसे लगा जैसे उसे दोस्त के रूप में नजरअंदाज कर दिया गया है। जोआना के ये शब्द कहते ही इले का चेहरा उतर गया। इले के मन में राहुल ही वो कारण था जिसकी वजह से जोआना और उसके बीच सारे झगड़े हुए थे। वो मौका लेकर जोआना से सुलझाना चाहती थी, लेकिन राहुल ने फिर उसकी प्लान खराब कर दी। तुम झूठ बोल रही हो। इले ने राहुल को तिरस्कार से देखते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम बाहर से शहर से उड़कर वापस आए? क्यों नहीं कह देते कि तुम स्पेस से उड़कर आए हो? मुझे पता है कि तुम। सबकी बातों से कमरे में अजीब माहौल बन गया। जोआना ने राहुल को देखा और नहीं समझ पाई कि क्या कहे। राहुल को भी बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इले ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने अभी कुछ किया भी नहीं था। काफी देर की चुप्पी के बाद जोआना मुस्कुराए और बोली, इले मजाक कर रही है।
सब ठीक है राहुल, कृपया बैठ जाओ। जोआना ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। राहुल ने सिर हिलाया, हालांकि उसका बैठने का इरादा नहीं था। लेकिन इले बोली, वो क्यों बैठे, अभी भी इतने सारे बड़े लोग खड़े हैं। उसने ठंडी हंसी हंसी और राहुल को देखा भी नहीं। कमरा बड़ा नहीं था और सबके लिए कुर्सियां कम थीं। इसलिए जोआना के कुछ बड़े परिवार वाले खड़े थे। लेकिन इले जब राहुल को बैठने के लिए ताना मार रही थी, तो वो खुद पूरे समय बैठी हुई थी। राहुल ने इले को अनदेखा कर दिया क्योंकि वो जोआना से मिलने आया था। लेकिन इले राहुल को परेशान करना चाहती थी। वो चिढ़ाते हुए बोली, कुछ लोग सच में बहुत बदतमीज होते हैं। वे बाहर शहर से मरीज को देखने आए, लेकिन खाली हाथ आए। मुझे पता है कि वे अकेले कैसे रहते हैं। इले ने काल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा कि तुम 400 पाउंड से ज्यादा फल नहीं ला सकते, जैसा काल लाया है। लेकिन कुछ डॉलर का फल बास्केट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। जोआना के दोस्त को कॉल करो। ये तो बहुत बेवकूफी है। इले के छात्रों ने राहुल को शर्मिंदा करने की कोशिश की। राहुल ने इले को देखा और फिर जोआना को देखा। उसने आह भरी और जोआना से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं यहां से कुछ ले आऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन जोआना ने उसे रोक लिया। चिंता मत करो। जोआना इले से नाराज थी। तुम दूसरों की बातों की परवाह मत करो। खाली हाथ आने की कोई बात नहीं। जोआना के शब्दों ने राहुल को फिर से उत्साहित कर दिया। लेकिन राहुल को अभी भी बुरा लग रहा था। उसने कहा, अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी को बुलाकर कुछ मंगवा लूंगा। राहुल ने अपना मोबाइल निकाला। वो मैगी से कहना चाहता था कि वो हॉस्पिटल में सहानुभूति का गिफ्ट भिजवा दे। राहुल को जोआना के लिए अफसोस था, लेकिन वो गिफ्ट के जरिए इले को चुप कराना भी चाहता था। उसने फल का घमंड बहुत किया था। राहुल को अब काफी हो गया था। राहुल जानता था कि मैगी और भी महंगा गिफ्ट ला सकती है जो इले को दबा देगा। लेकिन जोआना ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो मुस्कुराए और बोली, छोड़ दो राहुल, क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं मान रहे? जोआना राहुल के लिए थी। उसे लगा कि राहुल इले के खास फलों से ज्यादा महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और इले उस पर और अपमान करेगी। और जोआना नहीं चाहती थी कि वो ऐसा देखे। राहुल ने जोआना की जिद के कारण विचार छोड़ दिया। जोआना की सेहत को देखते हुए राहुल नहीं चाहता था कि जोआना नाराज हो। इसलिए उसने इले से मुकाबला करने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार जोआना ही वो थी जो सच में परेशान होती। राहुल ने आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जैसा तुम कह रही हो। जोआना की बात सुनकर इले मुस्कुरा नहीं पाई। उसे लगा कि राहुल के शामिल होने पर इले को पीछे हटना चाहिए था। फिर भी जोआना ने अपनी दोस्त के बारे में गलत फैसला किया था। राहुल को दूर हटते देखकर इले ठंडी मुस्कान के साथ बोली, बहुत बुरा है। क्या जोकर है? क्यों रुक गए? मुझे जानना है कि तुमने किसे फोन किया और वे क्या ला सकते हैं। अफेयती, मैं इंतजार कर रही हूँ। इले ने राहुल को बुरी मुस्कान के साथ देखा, सोचते हुए कि ये सार्वजनिक जगह पर राहुल को शर्मिंदा करने का अच्छा तरीका है। राहुल ने इले को देखा और फिर जोआना को देखा। उसने आह भरी और अपना मोबाइल जेब में वापस रख लिया। वो जोआना के लिए एक पल सोचकर बोली, इले, उसका नाम जोआना है। मैं आज तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि तुम रुक जाओ और सबका मूड बेहतर रहे। राहुल ने जितना हो सके खुद को रोका था, लेकिन इले इतनी समझदार नहीं थी कि राहुल की चेतावनी समझ पाए। उसे लगा कि राहुल अपनी कायरता के लिए बहाना बना रहा है। फिर उसने तिरस्कार से कहा, जोआना के लिए? क्या झूठ? जोआना को बहाने के रूप में इस्तेमाल मत करो, बस मान लो कि तुम काया हो और हरामी हो। काल ने इले की बातें सुनी और अपने प्रेमी का साथ दिया। हाँ, तुमने कहा था कि तुम फोन करोगे तो फिर करो। हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। मैंने इले से तुम्हारे बारे में बहुत मजेदार बातें सुनी हैं। काल ने राहुल के बुरे समय का जिक्र किया। काल राहुल को नहीं जानता था, लेकिन इले की बातों से उसे पता चला और उसे लगा कि राहुल सिर्फ हारा हुआ है। काल राहुल जैसे लोगों को नीचा समझता था। वो इले और काल की तरफ मुस्कुराया। उसने अपना मोबाइल निकाला। उसने जोआना की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर मैगी का नंबर डायल किया।